नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज़ में आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो के साथ। इस शो में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की वो खास खबरें जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। शो में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मिशन 11 की। छत्तीसगढ़ का किला जीतने के लिए बीजेपी के बड़े नेतृत्व ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और पीएम मोदी तक पूरी मेहनत कर रहे हैं। स्थिति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो पीएम मोदी ने अब तक नहीं किया है वो भी छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। क्या है ये राज? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। दूसरी खबर, इस चुनाव में मुद्दा बन रहे मंगलसूत्र की। मोदी अपनी हर सभा में आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं के गले के मंगलसूत्र छीन लेगी। क्या है इस आरोप की सच्चाई और किधर से अचानक आ गया ये मंगलसूत्र विवाद? और क्या ये मुद्दा ये मंगलसूत्र बीजेपी का चुनाव में मंगल करेगा? अगर आप इस विवाद की तह तक जाना चाहते हैं तो आपको ये शो मिस नहीं करना चाहिए। तीसरी खबर, राजा महाराजा की आपसी लड़ाई की। आमतौर पर महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जब भी मौका मिलते हैं पैना सवार कर ही देते हैं। लेकिन इस बार सिंधिया ने 2020 की सरकार गिराने के अपने काम को आज के महिला वोटरों से जोड़कर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है। क्या है सिंधिया का यह बयान और उसकी सच्चाई, दोनों हम आपको बताएंगे। कई दफा जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं होती, मन माफिक नतीजे पहले ही मिल जाते हैं। गुजरात की सूरत सीट पर बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है। 400 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी को अब 399 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का एजेंडा सेट करना पड़ रहा है, क्योंकि एक सीट तो उसके खाते में आ ही गई बिना लड़े। क्या है सीट को जीतने के पीछे के पर्दे की कहानी, आपको इस शो में हम बताएंगे। और शो में आपको यह भी बताएंगे कि बाबा रामदेव को क्यों सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार पे फटकार लगा रहा है, क्यों उनकी माफी को माफी नहीं मान रहा। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से, जहां उन्होंने पहले दिन जांजगीर चांपा में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो जांजगीर चांपा के लोगों का जोश और जुनून जीवन भर नहीं भूलेंगे। रामनामी समाज के लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया, उनको अपने मंच पर जगह दी। आज के दौरे की खास बात यह थी कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से कुछ अलग ही वायदे किए। मोदी की सबसे बड़ी गारंटी, आपके बच्चों को बर्बादी से बचाने वाली गारंटी, मोदी की लाल आतंक खत्म करने वाली गारंटी। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने जांजगीर चांपा में सभा में अब तक की सबसे बड़ी गारंटी दी। उन्होंने प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का वादा किया। और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। मैं उन हर माता को आश्वासन देता हूं कि आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो, वो बंदूकें लेकर जंगलों में भटकने की आदी न बन जाए। इसलिए मैं आपके बच्चों की रक्षा के लिए हर मां को वादा करता हूं, मैं माओवाद नक्सलवाद को जड़ों से उखाड़ पर के रखूंगा। मोदी का यह बयान तब सामने आया जब कांकेर में एक साथ 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। मोदी ने राजस्थान में मंगलसूत्र लूटने का आरोप लगाया तो छत्तीसगढ़ में सरकारी पैसे लूटने का आरोप लगाया। कांग्रेस की सरकार कहती थी कि दिल्ली से 1 रुपया चलेगा तो लाभार्थी तक 15 पैसा ही पहुंचेगा, ये उनके प्रधानमंत्री कहते थे। उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का कोई प्रयास ही नहीं किया। अब सवाल यह है कि 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचता था तो ये 85 पैसे, 85 पैसे ये रास्ते में ही कौन सा पंजा लूट लेता था भाई। पीएम मोदी की हर रैली का रंग अलग होता है। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी राम नामी समुदाय के लोगों के बीच बैठे नजर आए।
उन्होंने मंच से कहा कि राम नामी समुदाय ने 150 साल पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर कब बनेगा। रामनामी समाज अपनी भक्ति, अपने भजन, श्री राम के प्रति अपने समर्पण और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। कहते हैं राम नामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। मोदी मंदिर या सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं उठाते, बल्कि उनको जब मौका मिलता है वो लोगों से बात भी करते हैं। इस रैली में जब पीएम को हाथ में तस्वीर लिए एक लड़की दिखी तो उन्होंने तुरंत ही उससे बात करना शुरू कर दिया। बेटी, आप कब से ये फोटो लेके खड़ी हो, थक जाओगी। क्या करना है? मुझे देना चाहती हो? मुझे देने के लिए लाई हो? भाई जरा लेकर के मेरे एसपीजी के लोगों को दे दीजिए। बेटा पीछे अपना नाम पता लिख देना, अपना नाम पता लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। जिस जांजगीर चांपा में पीएम मोदी पहुंचे वहां का राजनीतिक समीकरण भी समझिए। बीजेपी ने कमलेश जांगड़े को टिकट दिया, कांग्रेस से शिव कुमार डहरिया उम्मीदवार हैं। जांजगीर चांपा में 8 विधानसभा हैं, सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। एससी वर्ग के मतदाताओं की संख्या 25% है, एसटी वोटर 11.6% हैं, पिछड़ा वर्ग के मतदाता 42% से अधिक हैं। सभी विधानसभा सीट हारने के बाद भी पिछले 20 सालों से जांजगीर चांपा की सीट बीजेपी के हाथों में है। इस बार मोदी मैजिक है तो बीजेपी चाहती है कि वो छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीटें जीते। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ से आए पीएम मोदी के बयान के बाद बात अब उस बयान की जिस पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। क्या हिंदू महिलाओं के गले का मंगलसूत्र इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी धुआंधार रैलियों में अब ये बात बार बार उठा रहे हैं। बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी तो आपने कितना कमाया है इसकी जांच करेगी, सोने चांदी का हिसाब मांगेगी और महिलाओं के गले का मंगलसूत्र भी छीन लेगी। दरअसल ये बात वो कांग्रेस के घोषणा पत्र और राहुल गांधी के पुराने बयान के हवाले से कह रहे हैं। मोदी के इस हमले से कांग्रेस हैरान तो जनता चिंतित हो उठी है। क्या मंगलसूत्र का मुद्दा बीजेपी का मंगल करेगा? देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के घोषणा पत्र का मंगलसूत्र कनेक्शन, मोदी ने क्यों लगाया सोना लूटने का आरोप, राहुल के बयानों में छुपी मंगलसूत्र की कहानी, आखिर कहां मात खा गए राहुल गांधी, मंगलसूत्र छिन जाएगा सच या कहानी। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस आई तो महिलाओं से उनका मंगलसूत्र छिन जाएगा। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। मोदी ने यह बयान क्यों दिया था, उसका एक कारण हमने आपको 22 अप्रैल को दी एडिटर शो में बताया। शो में हमने आपको बताया था कि 18 साल पहले पीएम रहते हुए मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 को 11वीं पंचवर्षीय योजना की 52वीं बैठक को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एसटी/एससी के लिए योजनाओं को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिले। संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का होना चाहिए। मगर आज हम मोदी के मंगलसूत्र छीनने वाले बयान का बड़ा कारण आपको बताएंगे। आपको बताएंगे क्यों मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन लेगा।
कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। मोदी ने जो ये सब कहा उसको राहुल गांधी के भाषण से समझना होगा। मोदी ने मंगलसूत्र हो या फिर आपकी प्रॉपर्टी छीनने का मुद्दा राहुल गांधी के भाषण से उठाया है। दरअसल कांग्रेस ने 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी किया। देशव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना का वादा किया। ST/SC का आरक्षण 50% बढ़ाना, अल्पसंख्यकों की नई क्षेत्रों में हिस्सेदारी बढ़ाना। इस घोषणा पत्र के अगले ही दिन राहुल गांधी हैदराबाद पहुंचे। 6 अप्रैल को उन्होंने मंच से वो कहा जिससे मंगलसूत्र का मुद्दा बना। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। राहुल गांधी खुद ही बोल रहे हैं कि जाति का समीकरण लगाएंगे, किसके पास कितना धन है वो पता लगाएंगे और फिर क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। इस बात पर ही मोदी खुलकर कांग्रेस को संपत्ति लूटने वाला बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस मंगलसूत्र वाले बयान पर उल्टा ही बीजेपी पर हमलावर हो रही है। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा वचन पत्र ठीक से पढ़ लें, पहले पढ़ लें और पढ़ने के बाद फिर हमारे पास आएँ और ये पूछें कि कहाँ यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण या कहाँ यहाँ भेदभाव की बात कांग्रेस पार्टी ने कही है। पूरा वचन पत्र पढ़ा ही नहीं और बेकार में एक विभाजनकारी परसेप्शन बना के एक नैरेटिव सेट करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कांग्रेस खुद इस तरह के मुद्दे बीजेपी को देती है। अब जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया जिसमें वैसे क्लियर कट कोई मुसलमान या अल्पसंख्यक जैसी बात नहीं है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन जो है, उसका विश्लेषण बीजेपी ने अपने लिहाज से किया और उसमें उन्होंने जोड़ दिया जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो एक बयान था जो 2006 में आया था, जिसकी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसको लेकर। और बीजेपी ये जानती है कि इन दो मुद्दों पर जब कांग्रेस को बीजेपी घेरती है तो कांग्रेस बहुत ठीक ठाक इसका जवाब नहीं दे पाती और डिफेंसिव हो जाती है। तो एक बार फिर उसने इस घोषणा पत्र के जरिए उसको डिफेंसिव करने की कोशिश की है। कांग्रेस पर पीएम मोदी क्यों आरोप लगाते हैं, उसका कारण कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड भी है। दरअसल आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने मुसलमानों को खास रिजर्वेशन देने की कोशिश की। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार प्रयास किया। हर बार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर ब्रेक लगाया। कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण देने की कोशिश की। 14 दिसंबर 2005 आंध्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2006 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की। 3 जुलाई 2007 आंध्र प्रदेश पिछड़ा आयोग ने मुसलमानों के 4% आरक्षण की सिफारिश की। 5 जून 2013 यूपीए सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री के रहमान ने कहा कि यूपीए 4.5% मुस्लिम कोटा लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी पीएम मोदी के बयान में सब कुछ यूं ही नहीं रहता, बल्कि वो जो बोलते हैं उसका कारण खुद कांग्रेसियों के अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं। इसमें दो मत नहीं कि चुनाव में मोदी के हमले बेहद मारक होते हैं और महिलाओं के मंगलसूत्र की बात कर मोदी ने महिला वोटरों में तो खलबली मचा ही दी है। अब देखना यह है कि कांग्रेस मोदी के इस हमले का क्या जवाब देती है, क्योंकि महिला वोटर जिस तरफ जाएंगी जीत उसी पार्टी की होनी तय है। चुनाव के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि उन्होंने साल 2020 में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के तार काट दिए थे।
2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 17 साल पुराना रिश्ता कांग्रेस से तोड़ दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन सिंधिया ने ये सब क्यों किया, उसका जवाब भी जनता को दे दिया। क्या किया कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, क्या किया कांग्रेस ने देश में? प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारी चल रहा था सरेआम। लाइसेंस चाहिए तो, मुआवजा राशि चाहिए तो, राशन चाहिए तो, पेंशन चाहिए तो, आवास योजना चाहिए तो। 2020 में मैंने सरकार को गिराकर उनके पैसे बनाने मशीन का तार ही काट दिया। कांग्रेस के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, सिंधिया ने कहा वो उन्होंने देखा है। कांग्रेस की कीचड़ से प्रदेश तब तक निकल पाया जब कमल का फूल आया है। अरे मैंने अंदर से उनको देखा है जैसे वे अपने आप को भी नहीं जानते मेरे भाइयों। 17 साल मैंने भी भुगता है, कर दिया था मध्य प्रदेश का बंटाधार। ये कमल का फूल ही आया जिसने मध्य प्रदेश को उभार के लाया है मेरे भाइयों। कांग्रेस के दलदल और कीचड़ से उभारने का काम कमल के फूल ने किया है मेरे भाइयों। सिंधिया ने कांग्रेस पर देश को नीलाम करने का आरोप और झूठ बोलने वाली पार्टी भी बताया। देश को नीलाम कर दिया, काले कोयले का भी घोटाला। पुराना कहावत है कि झूठ बोले। इन बयानों पर कभी सिंधिया के साथ ही रहे जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। मैं सोचता हूं कि उनको बताना पड़ेगा कि क्यों कुपोषित है शिवपुर गुना, वहाँ के बच्चे मातृ मृत्यु दर सबसे ज़्यादा क्यों है, वहाँ चीतों के लिए व्यवस्था हो गई पर इंसानों के लिए क्यों नहीं पानी पीने का? क्या कारण है कि वहाँ के बच्चों को स्कूल नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली? इसका उत्तर देना चाहिए। इधर उधर की बात करने से क्या हुआ? आप इतने साल से वहाँ सांसद थे, क्या कारण है कि केपी यादव को हटा के आप राज्यसभा के मेंबर थे, मंत्री थे? सांसद राज्यसभा का या लोकसभा का एक जैसा होता है। आपने राज्यसभा के सांसद होने के बाद लोकसभा के उसी परिवार के व्यक्ति का टिकट कटवा दिया और आप अपने हठधर्मिता के कारण आपने कांग्रेस को भी के साथ जो छल किया। सिंधिया के बयान के बाद आपको सीधे ले चलते हैं गुजरात के सूरत, जहां बिना चुनाव लड़े ही परिणाम आ गया है। गुजरात के सूरत में वो हुआ है जो इससे पहले आज तक नहीं हुआ, यानी कि चुनाव के पहले ही सांसद का चुन लिया जाना। सूरत में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल बिना वोट पड़े ही सांसद घोषित हो गए हैं। उनके साथ चुनाव में उतरे 8 उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेकर घर बैठ गए, तो कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन तकनीकी कारणों से रद्द हो गया। सुनने में सामान्य सी लगने वाली इस बात और इस कवायद के पीछे जो खेला हुआ है उससे विपक्ष भौचक्का है, तो बीजेपी के लोग भी हैरान और परेशान। देखिए रिपोर्ट। 400 पार नहीं 399 की तैयारी। चुनावों के पहले ही एक सीट जीती बीजेपी। 400 के लक्ष्य में एक सीट और जुड़ी। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखा था, लेकिन चुनाव होने के पहले ही ये लक्ष्य 399 पर पहुंच गया है। यानी एक सीट अब बीजेपी को जीतने की जरूरत नहीं है। दरअसल गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है, और ये मैं कमल आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूं। मुकेश दलाल की हुई इस जीत को कांग्रेसी तानाशाही बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। कांग्रेसी ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को छोड़कर सूरत में उतरे सभी 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं कांग्रेस के नीलेश कुंभारी का नामांकन निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया। गुजरात की सभी 26 सीटों पर चुनाव 7 मई को होना था, मगर अब 25 सीटों पर ही चुनाव होने हैं।
हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब से कांग्रेस के नीलेश कुंभाड़ी का नामांकन रद्द हुआ है वो गायब है, जिसके बाद उनकी ही पार्टी के नेता उनको गद्दार बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कांग्रेस के जिन नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हुआ है, माना जा रहा है कि वो इस हफ्ते में बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मुझे इस घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट याद आते हैं, जिन्होंने कहा था कि राजनीति में कुछ भी अचानक यूं ही नहीं होता। यदि कुछ हुआ है तो आप शर्त लगा सकते हैं कि यह उस तरह से ही पूर्व नियोजित था, यानी कि पहले से ही सेट था। तो सूरत का चुनाव भी सेट था, अब ये लोग कहने लगे हैं। और सुप्रीम कोर्ट है कि मानता ही नहीं। योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों शायद यही सोच रहे होंगे। सर्वोच्च न्यायालय रामदेव को कटघरे में खड़े करने के लिए बुलाता है, फटकार लगाता है और फिर वापस लौटा देता है। देश के बड़े से बड़े और महंगे से महंगा वकील भी इन दिनों रामदेव को कोर्ट के गुस्से से नहीं बचा पा रहे। आज भी कोर्ट ने अखबारों में छपाए माफीनामे को खारिज कर रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को कोर्ट से बेरंग वापस लौटा दिया। कोर्ट ने रामदेव एंड कंपनी पर खूब तंज कसे और कहा, अखबारों में जितना बड़ा आप विज्ञापन छपवाते हो ना, उतना ही बड़ा माफीनामा छपवाओ और फिर वापस आओ। दरअसल एलोपैथी के खिलाफ दुष्प्रचार करना बाबा रामदेव को बहुत भारी पड़ गया है। मंगलवार का दिन पतंजलि के लिए मुश्किलों भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पतंजलि को फटकार लगाई। दरअसल पतंजलि की ओर से वकील मुकुल रोहितगी ने कहा कि हमने माफीनामा फाइल कर दिया है, इसको 67 अखबारों में पब्लिश करवाया है, जिस पर जस्टिस हिमा कोहली ने सवाल किया। जस्टिस हिमा कोहली ने क्या कहा, आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, इस एड का भी साइज वही था। कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें। उन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं, ये हमारा निर्देश है। जब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे, सिर्फ पन्ने पर ना हो, पढ़ा भी जाना चाहिए। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को निर्देश दिया है कि अगले 2 दिन में वे ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें, जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की। मामले की अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी। अब तक क्या क्या हुआ? 16 अप्रैल पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। बाबा रामदेव बोले, काम के उत्साह में ऐसा हो गया। 10 अप्रैल रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज हुआ। कोर्ट ने कहा जानबूझकर आदेश की अवमानना की। 2 अप्रैल रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। कोर्ट से कहा सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी। 19 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने कहा रामदेव हाजिर हो, रामदेव पर अवमानना का केस क्यों न लगे। 27 फरवरी पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट नोटिस। बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगी। पतंजलि आयुर्वेद ने सोमवार को कुछ न्यूज़पेपर्स में माफीनामा प्रकाशित किया है। इसमें कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करता है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने हलफनामा पेश किया, उसके बाद हमने विज्ञापन प्रकाशित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम इसके लिए माफी मांगते हैं, भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि पतंजलि उतना ही बड़ा माफीनामा छपवाए जितना बड़ा वो विज्ञापन छपवाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। योग सिखाते सिखाते व्यापार करने वाले रामदेव कब अरबों के आसामी बन गए, कोई समझ ही नहीं पाया। भगवा, योग और आयुर्वेद की त्रिवेणी से वो घर घर तक तो पहुंचे, मगर हर मुद्दे पर उछल उछल कर बयानबाजी कर अपने विरोधी खड़ा करने वाले रामदेव की बोलती अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बंद हो गई है। शो में अब वक्त हो गया है चलते चलते का। चुनाव प्रचार में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक नया अंदाज देखने को मिल रहा है। वैसे तो अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मौसम चुनाव का चल रहा है तो वो भी अपनी सभाओं में राहुल को निशाना तो बना रहे हैं, मगर जहां मौका मिलता है अपने रंग में आ जाते हैं, यानी कि नाच गाना और खूब झूमना। हेमंत बिस्वा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो असम के नौगांव में एक कार्यक्रम में पहुंचे और चुनावी मंच पर जमकर डांस किया। स्टेज पर पीएम शर्मा खूब झूमते नजर आए। ये गाना असमिया में गाया गया, जो बीजेपी के मिशन 400 पर केंद्रित है। इस गाने के बोल ही हैं मोदी फॉर 400। पर सामने खड़ी जनता ने भी तालियां बजाकर प्रदेश के सीएम के साथ ताल से ताल मिलाकर उनके नाचने और गाने की खूब दाद दी।
चुनावी दौर में अलग अलग नेताओं के अलग अलग अंदाज देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई भजन गा रहा है तो कोई ढोलक बजा रहा है तो कोई डांस कर रहा है। अब 4 जून को तय होगा कि आखिर जनता ने किसका गाना बजाना पसंद किया।